अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा गैसेस का थर्ड लेक्चर है। तो पीछे हमने किया था कि गैसेस के कुछ लॉज, उसकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस वगैरह देखी थी। इसके साथ हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को देखा था। तो इसमें जो गैस आज का हमारा लेक्चर है वो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट्स को लेके चलेंगे। तो उसमें था कि मैक्सवेल ने हमें लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दी थी। तो आज हम वेलोसिटी को देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होती क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटी सेम नहीं होती एट गिवन टेम्परेचर। तो अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स हैं: रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो वन बाय वन हम ये देखते हैं। तो आपने जो मेन फोकस रखना है वो फार्मूलाज पे रखना है, उनकी डेफिनेशंस पे रखना है। और फार्मूलाज में जो रिलेशन होगा उस चीज़ पे रखना है। जैसे ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है तो इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है √3 RT/m। और उसके साथ जो है, यहाँ फिर अगर हम 3 का अंडर रूट ले लें और उस वैल्यू को लिख लें तो 1.732 √RT/m। तो इसके बाद दूसरी वेलोसिटी आएगी एवरेज वेलोसिटी, मीन्स ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। और इसका ये है फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। और रिलेशंस जो हैं इनके वो याद रखेंगे। देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप समझ लें ग्रुप्स बनाते हैं, फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हो जिस ग्रुप की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी ना, हम कहेंगे वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो एक ग्राफ बनाया हुआ है साइड पे जो मैक्सवेल ने बनाया था, ये तो मैंने रफली सा बनाया हुआ है। इसमें हमने वेलोसिटी को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिया हुआ है। तो जो इस ग्राफ की पीक पे आएगी ना, वो हमारे पास पीक जो है वो शो करवा रही है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। देन इसका फार्मूला लिखा हुआ है, वो आप याद रखेंगे। और इन तीनों फार्मूलाज में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वेलोसिटी का मोलर मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर किसी गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी। और अगर गैस जो है उसकी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। देन सेकंड पॉइंट जो है आज का हमारा, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमने की थी, तो उसमें बोल्ट्जमैन ने हमें लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो उसका फार्मूला लिखा हुआ है। और जो कल टेस्ट दिया था उसमें भी ये फार्मूला MCQs में था कि 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, तो 3/2 RT। तो काइनेटिक, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। और जो पीछे वेलोसिटी था उस पर हमने पढ़ा था ना कि टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है और मोलर मास के साथ भी, इसका सिर्फ टेम्परेचर के साथ है। देन आइडियल गैस का जो 1 मॉलिक्यूल होगा उसकी बताई हुई है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, उसका रिलेशन बताया हुआ है। और इसमें ये जो K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और उसकी जो है वैल्यूज़ बताई हुई हैं। देन अगर हम बात करें, इधर से ही एक लॉ बनेगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें यह है कि जो पीछे हमने 1 मॉलिक्यूल्स किया था ना, 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस का फार्मूला 3/2 RT, तो वो कैसे बना था, उस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थे, तो वो हम अब आपको बताएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या और ये जो हमारे पास फार्मूला बना है ये किस तरह बना है। तो इस पार्टीशन लॉ को देख लें। देन ये देखें कि इसमें ये 3/2 RT किस तरह आया है। वो कहते हैं 1/2 RT ये एक्सपेंड करेगी 3 एक्सिस पे, एक्स वाई एंड जी एक्सिस पे। देन उसने उन्हें प्लस किया हुआ है, ये हमारे पास ये फार्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन को देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते किसे हैं। देन जो है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जो पेपर में उसने मेन आपसे पूछना है वो यही कहेगा कि कोई मालिक्यूल दिया होगा तो आपको पूछेगा कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है 3n। n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे अगर हमारे पास Cl2 है तो उसमें 2 एटम है ना, तो 3n, n को n की जगह आप 2 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। मोनोटॉमिक अगर गैस हो
तो उसमें क्या होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वो ये नीचे एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। तो अगर वो पूछे कि आपके पास नियॉन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो आप क्या करेंगे, मोनोटॉमिक है 3 एन की जगह आप 1 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर इसका आ जाएगा 3, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। देन वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे कितनी है वो आप देखेंगे। और अगर आपसे वो पूछे कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो वो 3 होंगी मोनोटॉमिक गैस के लिए, रोटेशनल और वाइब्रेशन 0 होंगी। उसके बाद डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो लीनियर होंगे, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें वो पूछेगा आपसे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्राइएटॉमिक में आएगा। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर डाइएटॉमिक की पूछे तो 3 एन की जगह आपने 2 लिख लेना है, 2 लिख लेना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ जाएंगी वो 6 आएंगी। तो अगर वो आपसे पूछता है कि फ्लोरीन जो है उसका F2, इसकी आप मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं, तो F2 है तो 2 हम एन की जगह लिखेंगे और हम कहेंगे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर अगर वो स्पेसिफिक भी पूछ सकता है आपसे कि ट्रांसलेशनल कितनी है, रोटेशनल और वाइब्रेशन, तो याद रखना है लीनियर में और जितनी भी मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी मोनोटॉमिक की, डाई की या ट्राई की, टेट्रा की, तो उसमें जो ट्रांसलेशनल होंगी वो हमारे पास 3 होंगी। दैन रोटेशनल जो है वो अगर तो मॉलिक्यूल लीनियर है तो 2 होंगी, और अगर वाइब्रेशनल है तो ट्रांसलेशन और रोटेशन को आप प्लस करेंगे तो टोटल में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाइब्रेशनल आ जाएंगी। जैसे 2 की केस में, डाइएटॉमिक की केस में टोटल 6 आई, 3 हो गई हमारे पास ट्रांसलेशनल, 2 हो गई रोटेशनल और बाकी 1 बच गई वो हमारे पास वाइब्रेशनल होगी। इसी तरह अगर हम बात करें ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, तो एन की जगह 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ गया। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें तो इसमें 3 हो जाएंगी लीनियर की केस में, और रोटेशनल 2 हो गई, तो 3 + 2 5, और टोटल हमारे पास 9 थी, 9 में से 5 को माइनस कर दे तो पीछे 4 बच गई, वो हमारे पास वाइब्रेशनल होंगी। और जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, क्योंकि कार्बन के पास इसके बाद हमारे पास वो क्या कहते हैं लॉन पेयर नहीं बचता, तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। और अगर हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो और जस्ट लाइक ये वाटर है, तो उसमें ऑक्सीजन के पास आपको पता है लॉन पेयर होता है, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर नहीं रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसलेशन तो हमारे पास होंगी 3, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल जो है लीनियर मॉलिक्यूल में 2 होंगी, और अगर आपके पास लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तब हम आपके पास रोटेशन जो है वो 3 आएंगी, और 3 3 6 टोटल 9 थी, तो जो बाकी 3 बच गई वो वाइब्रेशन में आ जाएंगी। देन हम बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ गैस की। इसमें भी आप इसकी डेफिनेशन देखें, देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला देखें, और ये डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, आप खुद भी इन्हें रीड कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा की, तो इसका इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, और इसके जो रिलेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे डिस्टेंस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और मोलर मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है। और यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो विस्कोसिटी ऑफ गैस है उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है उसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। और ये डिपेंड किस पे करती है, डेंसिटी पे, मीन फ्री पाथ पे, टेम्परेचर पे, मोलर मास पे, और इंडिपेंडेंट होती है विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है आइडियल की, वो इंडिपेंडेंट होगी प्रेशर के। देन हम बात करेंगे, पीछे जो हमने ईटा का फार्मूला देखा था तो उसमें एक लफ्ज़ आया था मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ जो है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और इसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो उसका भी रिलेशन देखेंगे आप। ईटा के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ इन्वर्स है, और टेम्परेचर के साथ भी इसका इन्वर्स रिलेशन है। दैन अगला टॉपिक जो है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी आप किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ गैस। तो हीट कैपेसिटी हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी उसे हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। अगर गैस जो है वो हमारे पास 1 मोल है तो हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर गैस जो है वो हमारे पास 1 ग्राम है तब वो हीट जो है वो स्पेसिफिक हीट बन जाएगी। इसे हम डिनोटेड करते हैं सी के साथ, इसका यूनिट लिखा हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल। देन टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी की बात करें तो 2 टाइप्स हैं, मोलर हीट
कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो इसमें क्या है, वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखना है और जो हीट रिक्वायर्ड हो, अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी। और इसमें शर्त यही है कि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर को एक्सपेंड कर सकते हैं। दैन इसका फार्मूला लिखा हुआ है CV इज इक्वल टू 3/2R और दैन इसकी वैल्यू ये है 12.48 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो इसमें क्या है, आपने प्रेशर जो है उसे कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को अलाउड करना है इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो इस इधर से आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। और अगर इन दोनों को हम माइनस करें CP माइनस CV तो हमारे पास R वैल्यू आएगी, जनरल गैस कांस्टेंट जो है, आइडियल गैस कांस्टेंट वो आएगा। देन जो है CP/CR CV, इस रेशो को हम कहते हैं गामा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 1.66 फॉर मोनोटॉमिक गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लेस होगी। यानी कि अगर आपको कोई भी वो दे रहा है, क्या कहते हैं, नोबल गैसेस में से कोई दे रहा है या फिर आपको वो मरकरी देगा, इस तरह का अगर कोई मोनोटॉमिक के लिए पूछे तो उसकी वैल्यू आप आंखें बंद करके 1.66 लगाइएगा। और अगर कोई और चीज़ हो तो वो आपने याद रखना है 1.6 से कम होनी चाहिए मोनोटॉमिक के अलावा। अगर कोई गैस हुई, पॉलीएटॉमिक गैस हो गई, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर क्लोरीन जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप लिख लेंगे। देन कुलियंस हैं, एक टॉपिक, एक मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी का एक पॉइंट था, हमने कुलियंस पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल्स की एक तो कुलियन अमंग देमसेल्व्स होती है और दूसरी जो वो वॉल पे लगा रहे होते हैं। तो वो कुलियंस किस तरह की हो सकती हैं, इसमें वो हैं, पहले लिखा हुआ है ग्लांसिंग कुलियन, इसमें पैरेलल अगर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं दैन उनकी कुलियन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ग्लांसिंग। दैन हेड टू हेड कुलियन है, राइट एंगल, इनकी आप बस डेफिनेशन देख लीजिएगा। और जो मेन पॉइंट है इसमें वो यही है कि इलास्टिक कुलियंस, जितनी भी कुलियंस हैं वो इलास्टिक होती है, यानी कि उनमें जो नेट चेंज है ना एनर्जी का, लॉस और गेन, वो नहीं होता। उसके बाद मीन फ्री पाथ की पीछे आपको डेफिनेशन बताई थी, उसका फार्मूला उधर ही मैंने दोनों लिख दिए थे, वो देख लीजिएगा। और मीन फ्री पाथ के डेफिनेशन में जो फार्मूला था उसमें नीचे एक लिखा हुआ है ना, जी के साथ जिसे डिनोट किया गया, उसे हम कहते हैं कुलियन फ्रीक्वेंसी। दैन उसी की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि कुलियंस जो 1 सेकेंड में होंगी, तो इनके फार्मूलाज को देख लीजिएगा, कुलियन नंबर को। और ये हमारा जितना भी था ये BS के सिलेबस में था। तो यहाँ तक कि आपका गैसेस का तो आप बस एक दफ़ा इसे रिवाइज़, बुक आपको मैंने शेयर की हुई है तो उधर से एक दफ़ा आप गैसेस के चैप्टर को रिवाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ MCQs की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने पहली वीडियोस में 2 में यही कोशिश की थी कि आपकी FSC क्या कवर हो जाए। उसके साथ अगर जैसे लाज वगैरह थे, गेल-ओसिक लॉ हो गया और कुछ उनकी ज़्यादा ग्राफ्स की जो पिक्स वगैरह थी तो वो भी FSC में इतनी नहीं थी, तो मैंने वो उसमें शेयर कर दी थी। मेरी वीडियो में बेशक बात जो है वो थोड़ी होती है, लेकिन आपके साथ डाटा शेयर किया जाता है और कोशिश यही होती है कि आप जो है वो, क्योंकि डीपली हम अगर एक एक टॉपिक पे बात करें ना तो वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। इवन कि आपने देखा होगा जो FSC में हमारे पास एक एक चैप्टर है, BS में जाके वो पूरी बुक्स हैं। तो इसलिए हम किसी भी एक टॉपिक को लेके 15-16 मिनट में से कवर नहीं कर सकते। तो कोशिश तो की है कि PPSC के अकॉर्डिंग जितना भी आपका सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो गैसेस मेरी नज़र में तो क्लियर हो गया। बाकी आप इसकी जो मोर डिस्कशन है वो ग्रुप में कर सकते हैं। थैंक यू।